तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स तो हमने रिवाइज कर दिया। अब जल्दी जल्दी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस भी रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हमको रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में ठीक ठीक पता होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम जो हमारे हैं उसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए। तो ये वाला डायग्राम हमने देखा था, सीड के डायग्राम हमने देख लिए। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स जब हम देखते हैं तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स को लेबल करना हमें आना चाहिए। हो सकता है कि हमसे डायग्राम बनाने को ना कहा जाए, फिर भी ये डायग्राम आपकी पेपर में छपा हुआ आ सकता है, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स की लेबलिंग वो आपसे पूछ सकते हैं। इसलिए इन डायग्राम्स को ड्रॉ करके प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये मानते हुए कि वो ड्रॉ करना भी दे सकते हैं, ठीक। ये टेस्टिस मतलब ये स्क्रोटल सैक, स्क्रोटम, टेस्टिस, वी हैव अ पेयर ऑफ टेस्टिस। यहाँ पे एपिडिडाइमस है जिसकी लेबलिंग नहीं है, एपिडिडाइमस लिखा नहीं है। दिस इज एपिडिडाइमस जहाँ पर मैच्योर स्पर्म्स रहते हैं। तो इनर लाइनिंग ऑफ द टेस्टिस जो सेल्स हैं वो डिप्लॉइड सेल्स हैं, वो स्पेशल टाइप का सेल डिवीज़न करने वाले हैं। उस सेल डिवीज़न को हम मियोसिस कहते हैं। मियोसिस की वजह से यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन होता है जिसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्क्रोटम में क्यों है ये टेस्टिस, एब्डोमिनल कैविटी में क्यों नहीं है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि देयर इज़ अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 3 डिग्री सेल्सियस बिटवीन द एब्डोमिनल कैविटी एंड द स्क्रोटल सैक and sperms require a lesser temperature for their survival. That is why we want मतलब the system wants that the testes should be located outside the abdominal cavity. तो यहाँ पे वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस मतलब स्पर्म डक्ट, हाँ, ये स्पर्म डक्ट की लेबलिंग ध्यान रखें। ये ऊपर गया, ऊपर जा कर के, और ये जब घूम के आ रहा है तो एक तो मिल गया हमको सेमिनल वेसाइकल, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई दे रहा है, इधर काउपर्स ग्लैंड है जिसकी लेबलिंग नहीं है। तो ब्लैडर, ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है, तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा बाहर आता है। यूरेथ्रा बाहर जो आता है उसको यहाँ पे यूरेथ्रा लिखा हुआ है, विच इज़ एक्चुअली यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यानी दिस इज़ अ कॉमन ट्रैक्ट फॉर यूरिन एज वेल एज द सीमन। जो सेमिनल वेसाइकल है और प्रोस्टेट ग्लैंड है, उनका जो सिक्रीशन है वो स्पर्म्स के साथ मिलकर के सीमन बनाता है। वो स्पर्म्स की मोटिलिटी इंश्योर करते हैं और स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, यहाँ पर ये एसिडिक हो जाता है यूरिन की वजह से बिफोर इजैकुलेशन, यानी बिफोर रिमूवल ऑफ स्पर्म्स। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से सिक्रीशन निकलता है, जिनको हम काउपर ग्लैंड्स का सिक्रीशन बोलते हैं, जो इसको न्यूट्रलाइज करके रखता है। हाँ, अब स्पर्म्स जब बाहर आएंगे तो they will be ejaculated inside the vagina of the female reproductive system, जो हम अभी देख लेंगे, with the help of this muscular organ called penis। ये लेबलिंग आपको पता होना चाहिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेजाइना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बर्थ कैनाल, इसकी ओपनिंग को हम वल्वा बोलते हैं। यहाँ पर स्पर्म्स आर इजैकुलेटेड। सर्विक्स इज द ओपनिंग ऑफ यूट्रस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज़ अ पेयर ऑफ ओवरीज, दोनों तरफ से ओविडक्ट्स और फेलोपियन ट्यूब्स हमको दिखाई देती हैं, जो कि जुड़ती हैं यूट्रस से, विच इज़ अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एम्ब्रियोजेनेसिस होना है। अब हर जगह क्या क्या होने वाला है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ओवरी में फॉलिकल्स हैं जो कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी मेच्योर ओवा बन जाते हैं। तो एवरी टाइम वन ओवम इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी। ओवरी का काम हो गया एक ओव्यूलेशन, मतलब एक तो प्रोडक्शन ऑफ ओवा, यानी कि गैमेटोजेनेसिस इसमें ही होगा, और यहाँ से ओवम का रिलीज, दैट इज ओव्यूलेशन, वो भी यहीं पे होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरी जो है वो एक वो है एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, जो दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करती है। एक हार्मोन को हम कहते हैं एस्ट्रोजन, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को गवर्न करता है फीमेल्स में, और उसके अलावा ये जो गैमेटोजेनेसिस को भी रेगुलेट करने का काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट
दूसरा वाला जो हमारा हार्मोन है, जो इसके साथ में एक और हार्मोन निकलता है, उसको प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, विच टेक्स केयर ऑफ द फीमेल्स बॉडी अराउंड द प्रेगनेंसी। वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जिसमें लैक्टेशन भी आता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल मसल्स भी आता है, जब इन्फेंट को बॉडी से बाहर निकलना होता है थ्रू द बर्थ कैनाल। तो ये सबके रोल हमको पता होना चाहिए। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब जो है, दैट गिव्स passage to the evolved or removed ovum from the ovary। जो ओव्यूलेशन में ओवम निकला है उसको रास्ता ये दे रहा है, वो यहीं पे कहीं रुक जाता है, और दिस इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑल्सो। ध्यान रखें, फैलोपियन ट्यूब इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तब होगा जब ओवम इसके जब स्पर्म ओवम से आकर के मिलेगा, लेकिन ओवम रिलीज़ होने के बाद स्पर्म जनरली नहीं आता है, और उस समय ये ओवम अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल रिलीज़ और मेंस्ट्रुएशन जैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। यूट्रस का रोल यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूट्रस, जैसे हमने कहा कि उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, ये तो बात की बात है। उसके पहले फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ जायगोट और इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, इसकी इंटरनल वॉल्स, जिनको हम यूट्राइन वॉल्स बोलते हैं, उस पर म्यूकस की एक थिक लेयर बनती है, और उसमें एक बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो ये अपने आप को तैयार कर देता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ जायगोट। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आएगा तो जायगोट फॉर्मेशन तो होगा ही नहीं, और जायगोट फॉर्मेशन अगर नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में द ओवम विल गेट डिस्ट्रॉयड, और दैट ओवम अलॉन्ग विद मतलब अनफर्टिलाइज्ड ओवम अलॉन्ग विद द म्यूकस एंड ब्लड will get removed out of the female's body through vaginal path. This process is known as menstrual release, इसको हम menstruation भी बोलते हैं। हाँ, क्वेश्चन जनरली इससे रिलेटेड पूछा जाता है। menstruation या menstrual release एक ही बात है। मेंस्ट्रुअल रिलीज है ना, ये दोनों एक ही बात है। मेंस्ट्रुएशन लिखें या मेंस्ट्रुअल रिलीज लिखें, तो जब जिस दिन मेंस्ट्रुअल रिलीज शुरू होता है वो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 1 होता है, जो कि डे 1 to मैक्सिमम डे 6 तक चल सकता है। अलग अलग इंडिविजुअल में ये अलग अलग पीरियड हो सकता है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल हेल्थ। आफ्टर दैट 7-8 days आर, मतलब कि 2 days मैक्सिमम आर कूलिंग ऑफ पीरियड। देन बिटवीन 9 to 14 और 15th डे ओव्यूलेशन फ्रॉम द नेक्स्ट ओवरी, अल्टरनेट ओवरी होता है। तो ओव्यूलेशन अब होगा, तो उस समय अगर वो फिर फैलोपियन ट्यूब पे पहुंच जाएगा, फैलोपियन ट्यूब पे स्पर्म का वेट करेगा, और 1 or 2 days में वो फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस 14-15 डेज के बाद अप टू 28 डेज, डे 28 तक ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ये फिर से नया मेंस्ट्रुअल रिलीज शुरू हो जाएगा, नया मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा। तो ये रिपीटेडली हो रहा है, इसलिए हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल रिलीज इज रिमूवल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम अलॉन्ग विद द म्यूकस एंड ब्लड, ठीक है, थ्रू वेजाइनल पाथ। ये बात ध्यान रखेंगे। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब तो ऐसा होता है, लेकिन अगर हो गया तो जाइगोट फॉर्मेशन होती है इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। जिस भी तरफ ओवम होगा उस तरफ फर्टिलाइजेशन हो गया है तो जाइगोट फॉर्मेशन होगी। जाइगोट इमीडिएटली डिवाइड करना शुरू करता है, और वो इनसाइड द यूट्राइन वॉल आकर के इसकी वॉल पर एम्बेडेड हो जाता है, इसकी वॉल पे जाके फिक्स हो जाता है। उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट या इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। ये इम्प्लांटेशन होने के बाद रैपिडली सेल डिवीज़न करता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है। इसके और यूट्राइन वॉल के बीच में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। तो रोल ऑफ प्लेसेंटा पर भी ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्लेसेंटा के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है वो भी आप ज़रूर देखें। A special tissue called placenta
is a disc which is embedded in the uterine wall. It contains villi on the embryo side. याद रखें एम्ब्रियो की तरफ villi होते हैं, embryo side of the tissue. On the mother side are blood spaces, जहाँ पे blood भरा रहेगा, which surrounds the villi. So this provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo. यानी कि इसके दो फंक्शन हो गए, एक तो to pass or to provide nutrition in the form of glucose to the developing embryo, and दूसरा to provide oxygen to the developing embryo. The developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into the mother's blood. This is number 3. यानी कि प्लेसेंटा के 3 फंक्शन है. फंक्शन नंबर 1 प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. नंबर 2 टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. नंबर 3 टू रिमूव द वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द एम्ब्रियोज बॉडी. The development of the child inside the mother's body takes approximately 9 months. Approximately 9 months gestation period. As the child is born as a result of rhythmic contraction of the muscles in the uterus. ठीक है, तो gestation period is basically the time, 9 month या approximately 34 to 36 weeks का ये जो पीरियड होता है, इसको हम बोलते हैं gestation period. मेंस्ट्रुएशन के बारे में यहाँ से आप ये देख लें, हमने जो बात बताई है, व्हाट हैपन्स व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड. ठीक है, ये सब बातें हैं रिलेटेड टू आर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, मेल एंड फीमेल. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या होता है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको केवल 3 बातें ध्यान रखनी है. एक तो STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, उनके वायरल फॉर्म्स, बैक्टीरियल फॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. केवल नाम आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल जो STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं, उनमें हमारा नाम, इनका सिफिलिस का और गोनोरिया का नाम रखना है हमने, और वायरल में एड्स और वाट्स का नाम रखना है. अपार्ट फ्रॉम दैट हम कहते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स क्या होते हैं. जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स के बारे में, कि देयर आर व्हाट इज़ कॉन्ट्रासेप्शन, कि when we artificially control the fusion of gametes, जब हम उसको प्रिवेंट कर देते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को, तो हम इस प्रोसेस को कंट्रासेप्शन बोलते हैं. और कंट्रासेप्टिव मेजर्स आर द मीन्स बाय विच कंट्रासेप्शन इज डन. तो वो उसके क्या क्या तरीके हैं. तो नंबर 1 की हम कुछ मैकेनिकल बैरियर्स यूज़ करते हैं, लाइक कॉन्डोम्स, लाइक इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, IUDs, जिसको हम कॉपर टी भी बोलते हैं. हाँ, ये तो एक मैकेनिकल वे हो गया कि आपने स्पर्म्स को ओवम के पास जाने से रोक दिया. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम उसका कोई केमिकल तरीका देखें, कि हम हार्मोनल कंट्रोल करें और हार्मोन्स को इस तरह से कंट्रोल करें कि ओव्यूलेशन ही ब्लॉक हो जाए. अगर ऐसा हो सकता है तो वो भी एक केमिकल वे और केमिकल मेथड कहलाता है. और तीसरा, जिसमें हम सर्जिकल मेथड, जिसमें हम सर्जरी के थ्रू ब्लॉक कर देते हैं किसी ट्यूब को, या तो वो फेलोपियन ट्यूब होगी फीमेल में, उसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी, और या फिर वो वास्ट डिफरेंस होगा यानी स्पर्म डक्ट होगी इन मेल्स, जिसको हम बोलते हैं वैसेक्टॉमी. तो वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी आर बेसिकली द सर्जिकल मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन. ठीक है, इसी के साथ में जुड़ा हुआ सवाल है कि प्री नैटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है उस पर लीगल बैन क्यों होता है. तो प्री नैटल सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब बर्थ से पहले सेक्स डिटर्मिनेशन, व्हेन देयर इज स्टिल एम्ब्रियोजेनेसिस इज ऑन. हमने पता लगा लिया कि जो फ्यूचर चाइल्ड है, जो इन्फेंट आने वाला है, वो मेल है या फीमेल है. तो इट encourages the female feticide. In some sections of the society they selectively want a particular gender, that is male, तो वो फीमेल चाइल्ड को किल कर देते हैं. इसको हम बोलते हैं फीमेल फीटिसाइड. उसका जो प्रेगनेंसी जो होता है उसका मेडिकल टर्मिनेशन कर देते हैं. इसको MTP टेक्निकली बोला जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो इसके लिए लीगल बैन है कि इस तरह से अगर फीमेल फीटिसाइड होता रहा
अगर फीमेल चाइल्ड को बर्थ लेने से ही रोक दिया गया तो हमारी सोसाइटी में मेल फीमेल जेंडर इनइक्वालिटी हो जाएगी। मतलब इनइक्वालिटी मतलब उनका नंबर रेशियो जो है वो बिगड़ जाएगा। बराबर बराबर हो ये आइडियल सिचुएशन है ना। अब तो काफ़ी इम्प्रूव्ड हो गई है सिचुएशन, लेकिन इन सम स्टेट्स अभी भी रेशियो जो है वो मेल ज़्यादा है फीमेल कम है। तो ये इस वजह से होता है। तो इसके ऊपर रोक लगाने के लिए जो सोनोग्राफी सेंटर्स होते हैं जहाँ पर इस तरह से सोनोग्राफी करके एम्ब्रियो की वेलबींग जानी जाती है, उनको हो सकता है कि उन्हें पता चल जाए कि इसका सेक्स क्या है, तो वो सेक्स डिटर्मिनेशन पे रोक लगाई हुई होती है, लीगल बैन होता है। इसके बारे में यहाँ पर लिखा रहता है, आपको ये वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है बहुत ध्यान से, छोटी छोटी बातें हैं। और लास्ट थिंग इसके बारे में पॉपुलेशन के बारे में है कि पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों ज़रूरी है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का, क्योंकि एम है पॉपुलेशन कंट्रोल। तो पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों ज़रूरी है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ फैमिली, इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सोसाइटी, इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ नेशन। ये तीनों कंटेक्स्ट में हम इकोनॉमिकली, क्राइम के हिसाब से देखें या किसी भी तरह से लिटरेसी के हिसाब से देखें, हर तरह से किस तरह से हम पॉपुलेशन कंट्रोल को करते हैं, क्यों वो ज़रूरी है हमारे लिए, इस सब की बातें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें और अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसमें बात करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करीबन कुछ 7-8 क्वेश्चन इसमें से निकाले हुए हैं मैंने, तो आप उन क्वेश्चंस को फिर लिख करके प्रैक्टिस करना। रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा कल। ठीक है, थैंक यू।